मूव करते हैं अगले सवाल। अगला सवाल क्या है कि इस्टेब्लिशिंग द रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कोफिशिएंट ए एंड बी। ये जो है आइंस्टाइन कोफिशिएंट के बीच में हमें रिलेशन निकालना है ए और बी। ठीक है, इसको डिराइव करने से पहले हमें 3 चीज़ें पता होना चाहिए, तो उसको डिटेल में यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहला, अब्जॉर्प्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या है और स्टिमुलेटेड इमिशन क्या है। ठीक है, हमने जानते हैं कि यहाँ पर जो है एनर्जी लेवल का कुछ इस तरीके का सीन होता था E1 और A2। यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम ये E1 पोजीशन पे रहा, और नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट के पोजीशन पे रहा। तो देखो, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है ना कि कोई पार्टिकल है, पार्टिकल के ऊपर अगर कोई एनर्जी एक्सटर्नल दिया जा रहा है तो ये एक्साइटेड होकर, यानी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड होकर एक्साइटेड स्टेट पर जाता है, तो एब्जॉर्प्शन ये होता है। ठीक है, और स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या होता है? एक्चुअली इमिशन का मतलब ये होता है कि हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ आना, इमिशन का मतलब ये होता है। और एब्जॉर्प्शन का मतलब कि लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाना। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन का मतलब बेसिकली यही हुआ कि एक पार्टिकल है, ठीक है, वो एनर्जी ऑब्जॉर्व करके जो है इस एक्साइटेड स्टेट पर जा रहा है। ठीक है, यहाँ से कोई फोटोन आता है जिसकी एनर्जी h न्यू होती है, ये पार्टिकल को एक्साइट कर देता है एक्साइटेड लेवल पर जाने के लिए। ठीक है, अब स्पॉन्टेनियस इमिशन का मतलब ये होता है ना कि यानी पार्टिकल जो है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा। तो देखो, 2 तरीके से आता है, एक स्पॉन्टेनियस वे में आता है और दूसरा स्टिमुलेटेड वे में आता है। स्पॉन्टेनियस वे का मतलब क्या है कि वो पार्टिकल जो है, जैसे ये पार्टिकल पहुंच गया यहाँ पे, ये हायर से ग्राउंड लेवल पर आएगा, लेकिन हमें कोई बाहरी एनर्जी सोर्स की आवश्यकता नहीं होगी इस पार्टिकल के लिए, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप। ये जैसे ही यहाँ से एनर्जी लेकर गया, एब्जॉर्ब करा, लेकिन ऊपर जाते जाते एक टाइम पे आएगा कि वो अपनी एनर्जी को एक मेटा लेवल स्टेट पर चला जाएगा। ठीक है, तो अब वो एनर्जी को इमिट भी करेगा, तो इमिट करेगा फिर वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इसमें एक्सटर्नल रोल की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, स्टिमुलेटेड इमिशन में क्या होता है कि पार्टिकल जो है, जैसे कि यही पार्टिकल यहाँ से आप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पार्टिकल है वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड लेवल पर तो आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना कि रास्ते में जो है और सारे फोटोन के पार्टिकल्स इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो जब एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, अब यह क्या करेगा कि एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा फिर छोड़ेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा फिर छोड़ेगा, तो ढेर सारा एनर्जी यहाँ पे रिलीज करता हुआ ये ग्राउंड लेवल पर आएगा। स्टिमुलेटेड इमिशन में ये होता है। ठीक, अब एक बात ध्यान में जाना, जब पार्टिकल, ये जो पार्टिकल है, जब पार्टिकल जो है अगर एनर्जी को अगर एब्जॉर्ब करता है तो उसको इमिट भी करता है। ठीक है, अगर वो जैसे ग्राउंड लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर जाता है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद एक लेवल पर पहुंच जाता है जहाँ पे एक्साइटेड लेवल बोलते हैं। ठीक, तो ये एब्जॉर्प्शन। स्पॉन्टेनियस में इमिशन में क्या होगा कि वो उस एनर्जी लेवल पे पहुंच जाता है, लेकिन अब वो क्या होता है ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी के वो ग्राउंड लेवल पर आ जाता है। ठीक है, इसमें बाहरी सोर्स की आवश्यकता नहीं मिलती है, मतलब ज़रूरत नहीं होती है। और स्टिमुलेटेड में क्या होता है कि यहाँ पर जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में है उसी दौरान और सारे जो है फोटोन के पार्टिकल्स अपने एनर्जीज को प्रोवाइड करते हैं और ये और एब्जॉर्ब करता है, फिर उसको इमिट भी करता है, एब्जॉर्ब करता है, इमिट भी करता है, तो न्यू फोटोन्स और भी बनने लगते हैं। तो उसकी जो वेव हो, उसकी जो फेज़ होती है, एनर्जी होती है, वो सेम होती है। तो जितना ज़्यादा ये स्टिमुलेटेड इमिशन होता है ना, तो लेजर उतना ही अच्छा बनता है। खैर, ये हमने बेसिक आइडिया देख लिया। तो आइंस्टाइन कोफिशिएंट में यही 3 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। चलो देखते हैं। पहली बात यहाँ पे देखना कि व्हेन अ एटम एब्सॉर्ब एनर्जी एंड रीचेस एक्साइटेड स्टेट, सो दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमिशन टेक प्लेस। यहाँ लिख दिया हमने, टेक प्लेस फॉर कमिंग इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, यानी पहली बात, जब पार्टिकल क्या हो रहा है कि जब एक्साइटेड लेवल पर है ना, तो 2 तरीके हैं आने के, एक जो होता है स्पॉन्टेनियस इमिशन, दूसरा स्टिमुलेटेड। तो हमने बात करा स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हुआ
कि वो नीचे तो आएगा, तो लेकिन जितना एनर्जी ग्राउंड से लेकर गया था उतना ही एनर्जी वो एक्साइटेड स्टेट पे ले जाकर छोड़ देगा, फिर वो ऑटोमेटिकली अपने ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। इसमें कोई बाहरी एनर्जी इसको नहीं मिलती है स्पॉन्टेनियस इमिशन में। स्टिमुलेटेड में मिलता है, जब एक एक्साइटेड स्टेट के लेवल पर जाता है, एक स्टेबिलिटी लेवल पर जाता है, तो उसको और सारे एटम उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो वो एब्जॉर्ब करते हुए फिर वो इमिट भी कर देता है, तो ऐसे ढेर सारे फोटोन नए बनने लगते हैं, तो स्टिमुलेटेड में होता है। तो देखो यहाँ पे देखते हैं, इन स्पॉन्टेनियस इमिशन पार्टिकल स्पॉन्टेनियसली डीके फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, ये स्पॉन्टेनियसली डीके करता है, यानी कि हाँ बाहरी एनर्जी नहीं मिल रहा है। लेकिन स्टिमुलेटेड इमिशन में देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ स्टिमुलेटेड फोटोन। ठीक है, जब ये ऊपर से नीचे यानी कि हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है, तो उसको जो है मिल जाते हैं स्टिमुलेटेड फोटोन, उसको स्ट्राइक करते हैं, तो ये क्या करता है पार्टिकल और एब्जॉर्ब करता है, फिर इमिट करता है, फिर ऐसे करके वो ग्राउंड लेवल पर आता है। ठीक है, इमिशन का ओवरऑल मतलब हुआ कि ऊपर से नीचे आना, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आना, और एब्जॉर्प्शन का मतलब हुआ कि नीचे से ऊपर आना। ठीक है, यहाँ पे देखो अब क्या कंसीडर करते हैं कि लेट N1 एंड N2 नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। हाँ, ये N1 है जो नंबर ऑफ एटम्स है पर यूनिट वॉल्यूम, ये ग्राउंड स्टेट की है, और एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ, यहाँ से एटम जो है ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक, यहाँ पे E1 एंड E2 डियर कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल से। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स इस तरीके से हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, साई इज एनर्जी डेंसिटी एंड न्यू इज रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें माना कि इसकी जो साई है इसकी एनर्जी डेंसिटी है, और जो न्यू है क्या ये फ्रीक्वेंसी है बेसिकली, तो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करें, नंबर ऑफ एटम्स एब्जॉर्ब पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, यानी कि यहाँ पे तीन कंडीशन अप्लाई होगी। पहला एब्जॉर्प्शन का, दूसरा स्पॉन्टेनियस इमिशन का, और तीसरा स्टिमुलेटेड इमिशन का। तो देखो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ एटम एब्जॉर्प्शन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। देखो एब्जॉर्प्शन में पार्टिकल क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम जो ग्राउंड लेवल पे है, और जितनी एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या है कि जितनी एनर्जी प्रोवाइड इसको की गई है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर E1 स्टेट है, यहाँ पे से E2 स्टेट है, ये हायर एनर्जी से एब्जॉर्ब कर देती है। यहाँ पे जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे और जितने ज़्यादा इसको एनर्जी मिलेगी, तो ये डिपेंड करेगा उतना ही ज़्यादा ये एक्साइट होने की। बिल्कुल, तो कुछ इसी तरीके का कंडीशन यहाँ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, N1 साई के प्रोपोर्शनल होगा, जितनी ज़्यादा एनर्जी जितना ज़्यादा एटम। एब्सोल्युटली करेक्ट। उसके बाद जो है, जब प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो वहाँ पे हम एक कांस्टेंट टर्म को लिखते हैं। तो हमें क्या है, आइंस्टीन ए और आइंस्टीन बी कोफिशिएंट में रिलेशन निकालना है। तो B12 N1 साई ये सेम रहा, ये तो समझ आ रहा है। तो यहाँ पे कांस्टेंट एक टर्म बैठाएंगे B12। अब देखो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कहाँ से कहाँ हो रही है, एब्जॉर्प्शन जो है 1 से 2 पोजीशन पे जा रही है। देखो N1 एटम रहा, ये N2 1 से 2 पोजीशन पे जा रही है, तो कोफिशिएंट में क्या लेंगे, 1 से 2। ठीक, उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम बाय स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस इमिशन में क्या होगा, स्पॉन्टेनियस इमिशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा N2 के। देखो यहाँ पे कोई एनर्जी उसको मिल नहीं रही, पहले ही मैंने बताया था कि स्पॉन्टेनियस इमिशन में वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर तो आ रहा है, लेकिन उसको कोई बाहरी स्टिमुलेटेड फोटोन नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसको एनर्जी मिल नहीं रही है, तो यहाँ पर तो साई नहीं लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना एटम ग्राउंड से एक्साइटेड में गया है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर जब इक्वल का साइन देंगे तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी होती है। तो इमिशन की बात है तो एनर्जी क्या हो रही है, 2 से 1 से आ रही है, 2 से 1 पे आ रही है, तो कांस्टेंट टर्म बैठाएंगे तो A21 बैठाएंगे, यहाँ पे A21 कर देंगे, यहाँ पे A21 और ये N2। ठीक, ये भी बात समझ में आई। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
तीसरा क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम बाय स्टिमुलेटेड इमिशन। स्टिमुलेटेड इमिशन में क्या है, हमने बोला कि उसमें बाहरी एनर्जी की आवश्यकता होती है। एक बात बताओ, ये एनर्जी 2 है और एनर्जी 1 लेवल है। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स एनर्जी हायर एनर्जी लेवल पे है, नंबर ऑफ एटम ये मतलब, तो यहाँ से जो है ऊपर से नीचे आ रहा है, तो जो एटम है उसको जितना एनर्जी मिल रहा है उसी के साथ वो रिलीज करते हुए आ रहा है, ठीक, इमिट करते हुए आ रहा है। तो यहाँ पे साई यानी एनर्जी डेंसिटी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक, इनटू साई प्रोपोर्शनैलिटी में। तो जब इसको इक्वल लिखेंगे तो हमने पता है कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट टर्म बैठाया जाता है, तो इसमें B21 कर देंगे। 21 क्यों, तो 21 इसलिए किया क्योंकि ये इमिशन की बात हो रही है, और इमिशन में मैंने पहले ही बताया था कि वो जो है पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर आता है, यानी 2 से 1 पे आता है, तो 2-1, तो यहीं पे यहाँ पे B21 लगा दिया, ठीक है। अब देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन अब अप्लाई करेंगे। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब यही हुआ कि देखो ये पार्टिकल है, जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना इमिट करेगा, तो टोटल एब्जॉर्प्शन की वैल्यू टोटल इमिशन की वैल्यू के बराबर होंगे। ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ कि एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ था, एब्जॉर्ब किया तो ये हुआ B12N1 साई हो जाएगा। लेकिन अब देखो ये स्पॉन्टेनियस इमिशन में एक स्पॉन्टेनियस इमिशन हुआ A21N2, और दूसरा एक और इमिशन स्टिमुलेटेड इमिशन हुआ B21N2 साई। तो जो इमिशन की वैल्यू है ये टोटल इमिटेड एटम्स ये हो जाएंगे, और जो एब्जॉर्प्शन है उस पर ये कर देंगे। ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ से हमने क्या करा, यहाँ से जो साई है और ये साई है तो इस टर्म को इस तरफ ला दिया, ये इसको यही छोड़ा। यहाँ से देखो साई हमने कॉमन ले लिया और ये B12N1 B21N2 इस तरीके से रख दिया, ये A21N2 हो गया। आई होप ये समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे देखो साई का वैल्यू क्या कर रहा है, ये जो टर्म है इसको हमने डिनोमिनेटर में भेज दिया। यहाँ से देखो A21N2 ये सेम रहा। यहाँ से देखो हम एक चीज़ कॉमन ले रहे हैं, N2 को हमने कॉमन ले लिया। N2 को कॉमन इसलिए ताकि N1/N2 मिल जाए, ठीक है। N2 को जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पे B21 रहा, और यहाँ पे N1/N2 करेंगे और यहाँ से कॉमन ले लिया। ये सिंपल कैलकुलेशन आप समझ में होंगे। यहाँ पे फाइनली साई का जो वैल्यू यानी कि ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है। A21 ये N2 से N2 इसको मार दिया, हाय रब्बा ठीक है। तो यहाँ पे N1/N2 B12 माइनस B21 इस तरीके से इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब देखो हमें एक फॉर्मूला याद आना चाहिए फ्रॉम थर्मोडाइनमिक कंडीशन, ठीक है। ये एक हालांकि 11-12 में ऐसे पढ़ते थे, थर्मोडाइनमिक्स कंडीशन में नहीं पता, अभी भूल गए होंगे फॉर्मूला, बस याद कर लेना कि थर्मोडाइनमिक कंडीशन के लिए N2 का फॉर्मूला होता है N1 इंटू ई टू दी पावर माइनस में यहाँ पे E2 - E1/RT। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये N1 को यहाँ पे मैंने ला दिया N2/N1, ठीक। E2 दी पावर माइनस में E2 - E1/RT, ठीक। यहाँ पे ध्यान देखो, यहाँ पे N2/N1 है, तो जैसे हम N1/N2 करेंगे तो ये पावर हट जाएगा, सिंपल सी बात है। इसको जब क्रॉस रिप्लेसमेंट करेंगे ना तो ये पावर हट जाएगा, तो E2 - E1/RT हो गया, ठीक। यहाँ पे इक्वेशन 1 में भी वैल्यू देखो, N1/N2 यहाँ से हमने करा था, यहाँ पे N1/N2 है। तो अब ये जो वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू इसमें हम यहाँ पे ले जाकर रखेंगे, ठीक। तो साई की वैल्यू क्या आ जाएगी A21, ठीक। और देखो N1/N2 है तो ये वैल्यू यहाँ पे इसको लगा देंगे, ठीक। और B2 मल्टीप्लाई में माइनस B21, आप देख रहे हैं ये वाला वैल्यू ये बस इस इक्वेशन में जाकर इंसर्ट करा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर जो हमने करा, यहाँ से फिर हमने B12 को कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। ये देखो B12 जो है इसको हम कॉमन ले रहे हैं। जब यहाँ से B12 कॉमन लेंगे तो नीचे हमें क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे हमें B12 से भाग देना पड़ेगा। तो इस तरह से देख सकते हैं B12 को जब हमने कॉमन लिया तो ये सेम चीज़ें रही, यहाँ पे B21 है तो नीचे हमें B12 करना पड़ेगा। हाँ, ये चीज़ें बस एक स्टेप आगे बढ़ा। अब इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इक्वेशन 2। अब देखो फ्रॉम प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, ये एक लॉ है, हालांकि एक फॉर्मूला है बेसिकली, आप इसको ध्यान में रखना।
ठीक है। प्लांक्स रेडिएशन लॉ, इसको फॉर्मूला को रट ही लेना। ये प्लांक्स रेडिएशन लॉ क्या होता है, ये जो एनर्जी डेंसिटी है ये होता है 8πh⁻³ ये लाइट ऑफ स्पीड है यहाँ, ये फ्रीक्वेंसी है, इंटू 1/e⁻h⁻kT और ये -1। ये थोड़ा सा बड़ा सा लेंदी फॉर्मूला है, बस इसको ध्यान में रखना, बस ये एक स्टेप काम में हो गया, ठीक है। तो प्लांक्स रेडिएशन लॉ हमने निकाला यहाँ से, एक फॉर्मूला हमने लिखा, आप याद कर लेना। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब देखो 2 और 3 इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। 2 और 3 इक्वेशन को कंपेयर करो। देखो यहाँ पे e⁻ ये है, e⁻ ये है, -1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस में B21/B12 है। तो ये चीज़ को अगर कंपेयर करेंगे तो B21/B12 ये 1 के इक्वल हो जाएगा। हाँ, कंपेयर कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल। यहाँ पे देखो A21/B12 और ये इस टर्म के बराबर हो जाएगा अगर कंपेयर करें तो। देखो इस तरीके से देख सकते हैं। तो A21/B12 इक्वल टू 8πh⁻³ तो बस इसको कंपेयर करके यहाँ पे हमने उतार दिया। अब ये जो वैल्यू रही, ये जो दोनों एक्सप्रेशन रहा, ये रिलेट करते हैं आइंस्टीन कोफिशिएंट A और B में। इस तरीके से रिलेशन आ गया। इसको यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि जैसे कि A21 है अपॉन B12 है, तो B12 को B21 भी लिख सकते हैं। तो इसको और करके ये भी लिख सकते हैं A21/B21 इज इक्वल टू 8πh⁻³ ठीक। तो इस तरीके से आप ये तीनों एक्सप्रेशन लिख देना और यहाँ पे लिख देना कि हेंस दिस एक्सप्रेशन रिलेट्स द आइंस्टीन कोफिशिएंट A और B। आई होप ये चीज़ें थोड़ी सी लेंदी है लेकिन सिंपल है। जब एक बार आप कॉपी पेन ले करके 1-2 बार डेराइव करोगे तो चीज़ें बहुत ही आसान है। बस 2 फॉर्मूला ध्यान में रखना, एक प्लांक्स रेडिएशन लॉ का जो साई बराबर 8πh⁻³ 1/e⁻h⁻kT और ये -1, ये फॉर्मूला बस ध्यान में रखना, ठीक है। दूसरा जो है वो थर्मोडाइनमिक्स का एक फॉर्मूला ध्यान में रखना। थर्मोडाइनमिक्स कंडीशन के लिए ये वाला फॉर्मूला N2 इज इक्वल टू N1 इंटू e⁻⁻⁴ ठीक। ये चीज़ें आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर मैं एक बार फिर से एकदम शॉर्ट और क्रिस्प रिवीजन दूँ तो कुछ इस तरीके से है। देखो यहाँ से इसमें देखो आइंस्टीन कोफिशिएंट में 3 कंडीशन हमको फुलफिल करनी है। देखो नंबर ऑफ, ये N1 क्या है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम, ये एक्साइटेड 1 के लिए है और ये एनर्जी लेवल 2 के लिए N2 हो गया, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ से क्या है, एब्जॉर्प्शन। देखो एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है पार्टिकल नीचे से ऊपर जाना, ठीक है, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाना। और इमिशन का मतलब होता है, एब्जॉर्प्शन में पार्टिकल ऊपर जाएगा और इमिशन का मतलब क्या होता है, इमिशन का मतलब पार्टिकल ओवरऑल नीचे आएगा। तो देखो यहाँ पे हमने क्या क्या कंसिडर करा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने ये करा, एक एनर्जी डेंसिटी हमने साई लिया और उस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू है, ठीक। और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स, ये इस तरीके से हो गए। यहाँ पे 3 कंडीशन, पहला है एब्जॉर्प्शन कंडीशन के लिए क्या होगा, एब्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड करेगा। देखो एब्जॉर्प्शन के लिए देखो ग्राउंड लेवल पे कोई पार्टिकल होता है तो एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्प्शन का मतलब कि ये लोअर से अपर में जाएगा तो इसको कुछ इनिशिएटिव एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी चाहिए तो जितना एटम है और जितना हम इसको एनर्जी देंगे तो ये और एब्जॉर्ब करेगा। तो ये इस पर डिपेंड करता है प्रोपोर्शनैलिटी के। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे हम B वाला कोफिशिएंट लेंगे, ये ध्यान में रखना। A वाला कहाँ लेंगे, B वाला कहाँ लेंगे, तो B वाला कोफिशिएंट लेंगे। ये 1 से 2 जा रहा है तो ये 1 से 2 कर दिया, N1 साई हो गया। तो ये एब्जॉर्प्शन वाली चीज़ हो गई। दूसरी इमिशन में 2 कंडीशन थी। इमिशन में 2 कंडीशन क्या थे, एक स्पॉन्टेनियस। देखो स्पॉन्टेनियस में क्या है, स्पॉन्टेनियस, अब इमिशन की बात करें तो पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है। तो देखो ये स्पॉन्टेनियस के लिए लेते हैं। स्पॉन्टेनियस के लिए कोई एनर्जी नहीं मिलती है, बाहर से कोई एनर्जी इसको नहीं मिलता है। तो जितना एटम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उतने एटम क्या आ जाएगा। तो बस ध्यान रखना स्पॉन्टेनियस में जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाना तो A वाला कोफिशिएंट लिखना और ये क्या रहेगा, 2 से 1 की तरफ जा रहा है तो 2 से 1 कर देंगे और ये N2 कर देंगे, ये वाले हो जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे स्पॉन्टेनियस के बाद क्या, स्टिमुलेशन।
स्टिमुलेटेड कंडीशन के लिए क्या हो गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा। अब देखो स्टिमुलेटेड में जो है N2 पार्ट मतलब जो ग्राउंड थे हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आ रहा है, तो उसको बाहर से स्टिमुलेटेड फोटोन मिल रहा है, यानी उसको एनर्जी मिल रही है। तो जो हमारी एनर्जी डेंसिटी है, जितनी ज़्यादा उसको एनर्जी मिलेगी उतना ज़्यादा वो एटम ग्राउंड से एक्साइटेड से ग्राउंड की तरफ आएगा। तो ये इस तरीके से होगा। और यहाँ पे भी प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे बी वाले कोफिशिएंट लेना, ठीक है। ये 2 से बना रहा है, ये N2 साई हो गया। अब इक्विलिब्रियम में क्या, जितना एब्जॉर्ब करा उतना इमिट करेगा, तो इसकी वैल्यू को बराबर इन दोनों वैल्यू को सम करके लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे जो आया था, यहाँ पे इसकी वैल्यू इन दोनों को सम करके, तो आगे कैलकुलेशन आप होप कि आपने समझ ही गए होंगे किस तरीके से है। मैंने बस शुरुआत की चीज़ें थोड़ी समझनी मुश्किल थी, बाकी 2 नए फॉर्मूले थे, तो उन दोनों नए फॉर्मूले के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। आई होप कि ये चीज़ें आपको थोड़ी समझ में आई होगी, किस तरीके से कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालते हैं। तो धन्यवाद, मिलेंगे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में, ठीक है। इसी तरीके से ये सबसे बेस्ट हैंड रिटन नोट्स है जो मैंने अलग अलग रेफरेंसेस से लेकर एक स्ट्रक्चर वे में अंडरस्टैंडेबल नोट्स बनाए हैं, ठीक है। ये रियली आपको हेल्प करेगा। ओके, बाय।